नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर का बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई कक्षा 10 जीव विज्ञान है। उस जीव विज्ञान में जो भारतीय वन पुस्तक है, उस भारतीय वन पुस्तक का तीसरा चैप्टर जैव प्रक्रम परिवहन का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा रहा था, जिसमें से 14 प्रश्नों को करा दिया है। उसके आगे के प्रश्नों को आज के सेशन में आपका भाई कराएगा, जो फुल्ली ट्रिक के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके दिमाग में सीधे बैठेगा। तो इस सेशन को जल्द जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दे और इस सेशन को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जितने भी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को मैं फुल इमेजिनेशन के साथ चित्रों के द्वारा एक एक बातों को एक वर्ड में इसका उत्तर बताऊंगा और आप उसे 2 लाइन में अच्छे से आराम से लिख दीजिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, हमारा जो 15वां प्रश्न, उस 15वां प्रश्न में कहा गया है, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेश में पाए जाते हैं। मतलब कि जो मानव का हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें 4 कमरा पाया जाता है, 4 कोष्ठक पाया जाता है, वेश पाया जाता है, चैम्बर पाया जाता है। उन चारों का नाम बता देना है। ठीक है, तो चारों कमरा का नाम क्या है जी? तो उन चारों कमरा का नाम है आपका दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, इसे हम थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं कि आपका क्या है जी? हार्ट है। ये आपका क्या है जी? पूरा का पूरा हार्ट है। इस हार्ट में आपको दिखाई दे रहा है पहला य, दूसरा य, तीसरा य, चौथा य आपका क्या है जी? कमरा है, चैम्बर, वेश में कोष्ठ है। ठीक है, एक ही इस सभी बातों का अर्थ होता है। तो देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में शब्द को, परिभाषित शब्द का यूज कर लेता है। कहेगा कि मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले 4 विस्मों का नाम लिखे, या 4 कोष्ठकों का नाम लिखे, या 4 जो कमरे होते हैं उन 4 कमरों का नाम लिखे, 4 चैम्बर का नाम लिखे। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो पहला का नाम है आपका दायां अलिंद है, चूँकि यह बायां में है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा जी? बायां अलिंद हो जाएगा। और नीचे वाले को दोनों को निलय कहते हैं। चूँकि आपका क्या है जी? दायां में है तो इसे हम दायां निलय कहते हैं, ये आपका बायां में तो इसे हम बायां निलय कहते हैं। एकदम आसान भाषा में सर हमको समझ में आ गया, पूरे दिमाग में बैठ गया कि आप बताते हैं। अब देखिए, जो हमारा अगला नंबर प्रश्न, उस अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो 16 नंबर प्रश्न है, उस 16 नंबर प्रश्न में कहा गया कि शरीर के सभी जो भागों से अशुद्ध रक्त हैं, उन अशुद्ध रक्त को शरीर के दाएं, जो हृदय होता है, उस हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों का नाम लिखें। मतलब कि सीधा क्वेश्चन है कि अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन सी रक्त वाहिनी लेकर जानी जाती है, उसे हमें नाम बता देना है। तो ऑप्शनली बात है, अशुद्ध रक्त है। हमने आपको कल ट्रिक बताया था, ट्रिक में बताया था क्या है जी? तो उस ट्रिक को एक बार और थोड़ा इमेजिनेशन कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ट्रिक था 80 चोर। कितने चोर जी? 80 चोर ने धातु के शुद्ध सोना चुराया। ठीक है, धातु के शुद्ध सोना चुराया। बाबू सोना वाला सोना नहीं चुराया, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बाबू सोना वाला सोना नहीं चुराया था, धातु के बने हुए सोने को चुराया था। जिसमें हमने आपको बताया था अ से क्या होता है जी? अ से आपका हो जाएगा अशुद्ध रक्त, स से सीरा, इसमें ध से आपका ध्वनि, शुद्ध से आपका शुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इस बातों को याद रख सकते हैं कि कौन सी रक्त वाहिनी आपका शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, कौन सी रक्त वाहिनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और इसी में एक और ट्रिक है कि देखिए, ये तो आपका हो गया महाधमनी और ध्वनि, अर्थात महाधमनी और महाशिरा कौन सी रक्त को प्रवाहित करती है। एक होता है आपका फुफ्फुस शिरा, एक होता है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी? आपका उन दोनों का उत्तर हो जाएगा। तो इस बात को भी यहीं पर समझ लीजिए। चलिए, तो हम क्या बता सकते हैं उस ट्रिक के माध्यम से? तो यहाँ पर करें अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त से अ से हमारा हो जाएगा अशुद्ध रक्त, स से हमारा हो जाएगा शिरा। तो महाशिरा या शिरा इसका उत्तर होगा। ठीक है, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, 2 आपके जो शिराएँ पाए जाते हैं, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। एक अग्र महाशिरा है और दूसरा आपका पश्चिम महाशिरा है। ठीक है, तो ये दोनों शिराएँ से क्या हो रहा है जी? आपका जो अशुद्ध रक्त है वह हृदय में आ रहे हैं। ठीक है, हृदय में इधर से आ रहे हैं। तो आप चित्र के माध्यम से भी समझ लिए और आपके दिमाग में बैठ गया। क्या सर बताते हैं, आप पूरा ट्रिकली बताते हैं, एक एक बातों को ट्रिक से, जो हमें रटना नहीं पड़ता है। हमारा जो 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न में कहा गया कि हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखे। ठीक है, प्रश्न पूछे, हम उसका उत्तर देंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब कि हृदय में ना जो आपका बाएं वाला भाग है, उस बाएं वाले भाग में जो अलिंद और नीले वाला कमरा होता है, उन दोनों कमरा के बीच एक छिद्र पाया जाता है। एक आपका आने जाने के लिए क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। तो अच्छा,
कह सकते हैं कि दरवाज़ा पाया जाता है, उस दरवाज़ा पर एक कपाट लगा होता है, दरवाज़ा लगा होता है, तो उसी दरवाज़ा का हमें क्या करना है जी, नाम बता देना है। तो देखिए हृदय में आपका 2 प्रकार का कपाट पाया जाता है और 2 छिद्र पाई जाती है। ठीक है, दोनों छिद्र पर 2 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। एक का नाम होता है त्रिदली कपाट और दूसरे का नाम होता है द्विदली कपाट। देखिए आपका जो दाएं वाला भाग होता है, उस दाएं वाले भाग में कौन सा कपाट पाया जाता है, त्रिदली कपाट पाया जाता है। और बाएं वाले भाग में आपका कौन सा कपाट पाया जाता है, द्विदली कपाट पाया जाता है। आपको इसको याद हमेशा रखना है। देखिए हमने आपको यहाँ पर लिखा है त्रिदली कपाट, जो मिस्टेक से गलत लिखा गया था, आप यहाँ पर सुधार कर लीजिए। त्रिदली नहीं होगा, यहाँ पर द्विदली कपाट होगा। ठीक है, द्विदली कपाट, नोट्स में आपने सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर द्विदली कपाट होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बाएं भाग, बाएं अलिंद नीले छिद्र पर पाए जाने कपाट को द्विदली कपाट कहते हैं, और दाएं अलिंद नीले छिद्र पर पाए जाने कपाट को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे त्रिदली कपाट कहते हैं। ठीक है, अब ट्रिक है, उस ट्रिक को याद करिए। तो देखिए मुन्नू ने चुन्नू से कहा, क्या कहा जी, कि तुम दांत बाद में धोना। ठीक है, क्या करना जी, तुम दांत को बाद में धोना, पहले अपने चेहरे को धो लो। ठीक है, तो देखिए तुम दांत को बाद में धोना, इस ट्रिक में तुम दांत को बाद में धोना। ठीक है, तो देखिए इसमें एक आ रहा है दांत और इसमें एक आ रहा है बाद। ठीक है, तो दांत में 10 से आपका हो जाएगा क्या जी, तो 10 से आपका दाएं की तरफ हो जाएगा और 10 से हो जाएगा 3, 3 मतलब त्रिदली कपाट। ठीक है, देखिए संख्या वाला जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले आपका 10 हो जाएगा दायां, दाएं वाले भाग में 10 से 3 और 3 मतलब त्रिदली कपाट पाया जाता है। और 10 से बायां और बायां के बाद 10 से आपका हो जाएगा 2, 2 मतलब कि द्विदली कपाट। ठीक है, तो बाएं वाले जो हिस्सा होता है हृदय के, उसमें कौन सा कपाट पाया जाता है, द्विदली कपाट पाया जाता है। इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। चलिए सर, आप ट्रिक से बता दिए, हमें याद होगा। अब थोड़ा एक बार दिखा दीजिए चित्र के माध्यम से, कि हमें और अच्छा से दिमाग में बैठ जाए। तो बैठ जाएगा तो आप देख लीजिए। तो देखिए ये हमारा हो गया कौन सा, दायां। ठीक है, और ये हमारा हो गया बायां। ठीक है, अब यहाँ पर एक छिद्र मिला है और एक यहाँ पर छिद्र मिला है, तो इसके छिद्र पर एक कपाट पाया जा रहा है। इस कपाट का हमने नाम दिया है त्रिदली कपाट, और इस पर पाए जाने छिद्र को क्या नाम दिया है, द्विदली कपाट पाया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका दाएं वाला भाग हो गया, ये आपका बाएं वाला भाग हो गया, यह अलिंद हो गया, यह नीले हो गया। तो देखिए दाएं अलिंद नीले छिद्र पर पाए जाने कपाट को क्या कहते हैं, त्रिदली कपाट कहते हैं। बाएं अलिंद नीले छिद्र पर पाए जाने वाले कपाट को द्विदली कपाट कहते हैं। एकदम आसान भाषा में सर, मुझे पूरा अच्छा से परिभाषा भी याद हो गया, ट्रिक से भी याद हो गया, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। क्या आप बताते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया पूरा ट्रिक के माध्यम। अब देखिए 18वें प्रश्न में कहा गया कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम बताएं। ठीक है, तो देखिए फेफड़े से कहा है, तो फेफड़े से हमने देखिए आपका जो ट्रिक था, उस ट्रिक में हमने बताया था 80 चोर ने किसका जी, धातु का शुद्ध सोना चुराया। उस ट्रिक का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, मतलब कि आपका जो सीरा है, वो सीरा क्या करता है, तो सीरा आपका अशुद्ध रक्त का प्रयोग करता है। उसी का उल्टा कर देंगे, फुफ्फुस सीरा अगर कहेगा तो वो क्या करेगा जी, आपका शुद्ध रक्त का प्रयोग करता है। तो यहाँ से बात किया है कि शुद्ध रक्त को फेफड़े से, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, और फेफड़े से जो हम शुद्ध रक्त को लेके आती है रक्त वाहिनी, उसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस सीरा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस सीरा। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं फुफ्फुस सीरा है। ठीक है, जब फुफुका का आती है, कहाँ से आती है, तो फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा, फेफड़ा से आ गया शुद्ध रक्त होगा, और वो कहाँ आएगा, हृदय में गया, फुफ्फुस सिरा, यही फुफ्फुस सिराएँ हैं। यहाँ पर फेफड़ा होता है, इसी फेफड़ा से फुफ्फुस सिरा से यहाँ पर आएगा रक्त, शुद्ध रक्त। उसके बाद यहाँ से क्या होगा जी, इस जो पाया जाता है जिसे हम महाधमनी कहते हैं, इससे हमारे शरीर में पूरा क्या है जी, रक्त चला जाता है। तो सर यह भी समझ में आ गया। अब देखिए इस नंबर प्रश्न है, उसमें कहा गया कि हृदय के विषमों का संकुचन क्या कहलाता है, मतलब कि हृदय का जो सिकुड़ना होता है, उस सिकुड़ना को क्या कहते हैं। एक होता है आपका हृदय का फैलना क्या कहलाता है, मतलब शीतलन क्या कहलाता है, इससे थोड़ा समझते हैं। तो देखिए पूछा है क्वेश्चन में संकुचन, तो इसका उत्तर होगा सिस्टोल। ठीक है, जो मैंने नोट्स में लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है, संकुचन का सिस्टोल कहते हैं या शीतलन को डायस्टोल कहते हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक जान लीजिए। तो देखिए जो ट्रिक है, आपने कहा डायलॉग आया था, उस डायलॉग को सुना होगा कि
पावर एजे से शुरू होता है और एजे समाप्त होता है, ठीक है। मतलब पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं से समाप्त होता है, मतलब कि जो आपका संकुचन है, संकुचन शब्द स से शुरू हुआ है और आपका जो सिस्टोल शब्द है वह स से ही शुरू हुआ है। मतलब कि इस डायलॉग को इस प्रकार से कहना चाहिए था कि पावर यहीं से शुरू होता है और ख़त्म जो होता है यहीं से होता है। मतलब कि स से शुरू होता है और स से समाप्त होता है, ठीक है। तो संकुचन आपका स से शुरू हुआ तो सिस्टोल भी आपका स से शुरू होगा। दूसरा बात है आपका जो बच गया डायस्टोल, तो डायस्टोल जो शीतलन होता है उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। वाह सर, ये भी ट्रिक से याद हो गया। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिनमें बी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। देखिए ऑक्सीजनित रक्त एक होता है बी ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, अर्थात वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसे हम ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। ऑक्सीजनित रक्त को हम क्या कहते हैं जी, शुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। अब बी ऑक्सीजनित रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, वो अशुद्ध रक्त होता है। तो देखिए वैसा धमनी का नाम बता देना है जो अशुद्ध रक्त का प्रयोग करता है। तो देखिए हमने धमनी बताया था कि शुद्ध रक्त का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ऐसे धमनी के नाम बताना है जो अशुद्ध रक्त का प्रयोग करता है। तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा जी, तो फफूसिया धमनी हो जाएगा, ठीक है सर। ये अभी याद हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फफूस धमनी, जिसे फुसफुस धमनी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। देखिए उसी ट्रिक को हमने क्या किया, जैसे इस नोट्स में लिख दिया है कि 80 चोर, यहाँ पर ट्रिक जो होगा इस ट्रिक पर यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि 80 चोर ने धातु का शुद्ध सोना चुराया। उसी से आप याद कर सकते हैं। और उसमें आपका देखिए क्या कीजिएगा, तो देखिए आपका सीरा कहेगा चाहे महासीरा करेगा वो अशुद्ध रक्त को, ठीक है। आज यहाँ पर धमनी कहेगा चाहे महाधमनी कहेगा वो क्या करेगा, शुद्ध रक्त। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो सीरा है तो फुफ्फुस सीरा कहेगा तो अशुद्ध रक्त है तो यहाँ पर शुद्ध रक्त हो जाएगा। आप फिर इसका उल्टा करके आप याद कर सकते हैं। चलिए सर, ये अभी ट्रिक से याद हो गया, सब अब ट्रिक से बताते हैं। इसलिए हम आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखते हैं कि जिससे पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके वीडियो का हमारे पास पहुँचे। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न है। उस 21 नंबर प्रश्न में कहा गया कि शरीर के ऐसी सीरा का नाम लिखे जिनमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित हो रहा है। देखिए अब इसमें भी पूछ दिया है, जस्ट उसी प्रश्न को का जो दूसरा प्रश्न है उसे पूछ दिया है, ठीक है। सीरा पूछा है, सीरा हम जानते हैं कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है ऑक्सीजनित रक्त मतलब कि शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो जस्ट हम इसका उल्टा कर दें, फुफ्फुस सीरा कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए आपका जो सीरा होता है, अब थोड़ा इस चित्र में थोड़ा सा बातों को समझ लेते हैं। चित्र आए तो समझेंगे। देखिए आर्टरी किसे कहते हैं और वेंस किसे कहते हैं। आर्टरी हम कहते हैं जो आपका धमनी होता है उसे हम आर्टरी कहते हैं। वेंस मतलब होता है सीरा और कैपिलरीज मतलब होता है केशिका है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका आर्टरी है, ये आर्टरी बढ़ता है किस में, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज मिलकर बनाता है किसका जी, वेंस का। तो इस बात को भी याद रखिएगा, हम आगे भी बताएंगे। आगे क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि विभिन्न सिरिकाएँ आपस में जुड़कर किस रक्तवाहिनी का निर्माण करती है। तो हम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सिरिकाएँ जो हो सीरा का निर्माण करती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं पूरा अच्छा से डायग्राम के साथ। अब देखिए यह आपका हो गया धमनी। धमनी जो है यह धमनी हो गई है। धमनी बढ़ जाती है आगे चलकर किसमें जी, धमनिकाय में, ठीक है। और उसके बाद धमनिकाय भी आगे चलकर और पतली नलिका में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केशिकाएँ कहते हैं। अब यह केशिकाएँ क्या होती है ना, यह जुटने लगती है, ठीक है। तो यह जुट कर इस प्रकार से सिरिकाएँ का निर्माण करती है, और यही सिरिकाएँ आपस में मिलकर क्या कर देती है, सीरा का निर्माण कर देती है। तो देखिए धमनी आपका सबसे मोटी नली होती है, उसके बाद और पतली नली का निर्माण होता है धमनी से, जिसे हम क्या कहते हैं, धमनिकाएँ कहते हैं। फिर यह भी बढ़कर और पतली नलिकाओं में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केशिकाएँ कहते हैं। अब ये केशिकाएँ मिलती है और मिलकर थोड़ा बड़ा नली का निर्माण करती है, जिसे सिरिकाएँ कहते हैं। अब ये अभी मिलता है और मिलने के बाद खूब बड़ा नली का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। देखिए धमनी सबसे मोटा है और धमनी से भी पतला है आपका सीरा, ठीक है। ये हो गया। यह भी आपका धमनी है, ठीक है, यह भी आपका सीरी है, ठीक है। लेकिन यह देखिए कितना मोटा और यह कितना पतला है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि धमनी मोटा होता है, सीरा पतला होता है, पहला बात। दूसरा बात कि धमनी जो होता है वह धमनी की भित्ति मोटी होती है और सीरा की भित्ति पतली होती है। और धमनी
से ही किसका निर्माण होता है? आपका धमनिकाय का निर्माण होता है, और धमनिकाय से केशिकाय का, केशिकाय से सिरिकाय का, सिरिकाय से सिरा का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, सिरिकाय से किसका निर्माण होता है? सिरा का निर्माण होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिरा का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया। पूरा सर चित्र के साथ, पूरा इमेजिनेशन के साथ बताते हैं, जो हमें सीधे दिमाग में बैठता है। वाह सर। 23 नंबर प्रश्न है, कैसे एकल कोश के पौधे का नाम बताएं जिनमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए, उस कॉन्सेप्ट से सारा खेल खत्म करते हैं और इस क्वेश्चन को भी हवा में करते हैं। तो देखिए, अगर पूछेगा कि विसरण जो होता है वह विसरण के द्वारा परिवहन और श्वसन की क्रिया किन जीवों में होता है, तो आप डायरेक्ट मारिए कि एकल कोशिकीय जितने भी जीव होंगे, जंतु होंगे, पौधे होंगे, अधिकांशतः उनमें क्या होता है जी, विसरण के द्वारा परिवहन भी होता है और श्वसन भी होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, यह तो सर जी हो गया ट्रिक के माध्यम से। अब एक जीव का नाम बता देना है जिसमें विसरण के द्वारा क्या होता है जी, पौधा, एकल कोशिकीय पौधा में जो परिवहन की क्रिया है वह होती है। ठीक है, तो हम आपको एक नहीं दो बताएंगे, आपको जो आसान लगेगा वो लिख दीजिएगा। नोट्स में मैंने आसान लिखा है, जिसका नाम है यूग्लिना, एक दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, एकल कोशिकीय शैवाल होता है। ठीक है, इसमें भी आपका परिवहन विसरण के द्वारा होता है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, यह भी याद हो गया। अब देखिए, जो 24 नंबर प्रश्न को, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जिस ऊतक से होता है उन्हें क्या कहते हैं, या जिस ऊतक द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जी, तो ये आपका परिभाषा है, उस परिभाषा का उत्तर बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, संवहन ऊतक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसको भी याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक जानिएगा यह देखिए, संवहन शब्द का अर्थ होता है, मीनिंग होता है लेकर जाना और लेकर आना। मतलब कि जो पदार्थों को लेकर जाता है, लेकर आता है, उसे हम संवहन कहते हैं, या क्रिया संवहन कहलाती है। जो ऊतक या काम करता है ना, उसे हम संवहन ऊतक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम खाद्य पदार्थों को पौधों में लेकर जाना है, लेकर आना है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या कहते हैं, संवहन हो रहा है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, स्थानांतरण का दूसरा मीनिंग होता है आपका संवहन। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर खाद्य पदार्थों का जल का संवहन होता है, तो जो ऊतक करेगा उसे हम संवहन ऊतक कर देंगे। एकदम आसान है। ठीक है, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब देखिए, जो 26 नंबर प्रश्न में देखिए, 26 नंबर प्रश्न में क्या है, जल समूह ऊतक में पाई जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, वाहिकाएं कहलाती है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, वाहिकाएं होगा। अब देखिए, एक होता है वाहिकाएं, एक होता है वाहिनिकाएं। वाहिकाएं जो होती है, वाहिकाएं की संरचना इस प्रकार से होती है, और वाहिनिकाएं की संरचना जो होता है इस प्रकार से होता है। देखिए, यह भी आपका क्या है जी, लंबा है, यह भी आपका लंबा है। ठीक है, यह भी नली के समान है, यह भी नली के समान है। ठीक है, लेकिन यह जो है ना आपका बेलनाकार है, यह आपका क्या है जी, बेलनाकार नहीं है। यह सिरे पर कैसा है जी, नोकीला है। ठीक है, बस दो डिफरेंस होता है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं में, इसको याद रखिएगा। ये हो गया सर। जल संवाहक ऊतक किसे कहते हैं? तो जाइलम ऊतक को कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि जाइलम जो होता है वह जल का स्थानांतरण कहता है। जल से जाइलम, जल से जल, याद रखिएगा। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है, वह फ्लोएम की कोशिकाएं आपकी कैसी होती है? तो फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है और जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए सर, थोड़ा एक ट्रिक है, उस ट्रिक से बता दीजिए कि हमें पूरा याद है। देखिए, संवहन ऊतक जो होता है ना, ये संवहन ऊतक ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जाइलम ऊतक होता है, एक आपका फ्लोएम ऊतक होता है। ठीक है, अब देखिए, जो संवहन ऊतक है, ये संवहन ऊतक मान के चलिए कि पप्पा है। ठीक है, ये पप्पा क्या करते हैं, तो जल, ठीक है, जल और भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जब इन पप्पा के दो लड़के हो गए, तो उन्होंने, पापा ने क्या किया कि अपने कामों को बांट दिया। कहा कि ज से जाइलम, मतलब कि जाइलम बेटा, तुम क्या करना, आपका नाम ज से है, तो अब जल का क्या करना जी, स्थानांतरण करना, संवहन करना। ठीक है, फ से आपका हो जाएगा कौन जी, फ्लोएम ऊतक। तो जो बच गया काम, वो फ्लोएम ऊतक आप कर लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, भोजन का परिवहन स्थानांतरण कर दीजिएगा, संवहन कर दीजिएगा। ठीक है, परिवहन स्थानांतरण संवहन का मीनिंग एक होता है, मतलब कि लेकर जाना और लेकर आने का काम कर दीजिएगा भोजन को पौधों में। ठीक है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कर सकते हैं। चलिए, ये भी हो गया सर। अब देखिए, ये
जो 27 नंबर प्रश्न है उस 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया कि जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सी संबंध ऊतक खाद्य पदार्थ का स्थान करता है। अभी हम ट्रिक बताएं। ट्रिक में बताएं क्या जी, जौ से जाइलम और जौ से जल, मतलब जाइलम जल का क्या करेगा जी, स्थानांतरण करेगा, संवहन करेगा, ठीक है, उसका परिवहन करेगा। यहाँ पर पूछा है खाद्य पदार्थ का, तो जो बच गया वो फ्लोएम करेगा, तब खाद्य पदार्थों का कौन सा ऊतक करेगा, फ्लोएम ऊतक करेगा। वाह सर, पूरा ट्रिक से बताते हैं, सीधे दिमाग में बैठता है। मान कर चले कि आपके पास ऑप्शन आया और कभी आंसर भूल गए तो ट्रिक से याद रखिएगा, जौ से जाइलम जौ से क्या हो जाएगा, आपका जल हो जाएगा, और जो बच गया तो काम फ्लोएम कर लेगा क्योंकि वह आपका बड़ा लड़का है, ठीक है। ये हो गया। 28 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, हमने अभी बताया, पहुंचाने की क्रिया मतलब ले जाने और ले आने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्थानांतरण होगा। सभी बातों को देखिए एकदम अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो देखिए रक्त जो होता है, खून होता है, वो आपका पानी के नियर होता है, तरल होता है, तो उससे हम क्या कर दें, तरल कर दिए। चूँकि रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ है, इसलिए हम इसे संयोजी ऊतक कर दिए, ठीक है। संयोज कर रहा है, संयोजी के रूप में काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहे हैं विभिन्न भागों, इसलिए हम इसे संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो तरल संयोजी ऊतक है, क्यों है यह भी बता दीजिए और पूरा एक्सप्लेन कर दिए कि जो आपके दिमाग में हमेशा रहे। तरल का मतलब याद रखिएगा पानी होता है, पानी के जैसा जो भी चीज़ होगा उसे हम तरल कहेंगे, और जो जो चीज़ जोड़ने का काम करते हैं उसे हम संयोजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए ये तो हो गया। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न में कहा गया कि दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं। तो देख सकते हैं आप चित्र में, यहाँ पर दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं। तो दाएं और बायां अलिंद पूछा, यह आपका हमारा दायां अलिंद हो गया, यह हमारा बायां अलिंद हो गया, ठीक है। यह पहला भाग, यह दूसरा भाग हो गया अलिंद का। यह दोनों भाग जो है, दोनों के दोनों किससे अलग हैं, तो यहाँ पे एक को क्या भीति दिखाई दे रहा है, इसी भीति का नाम बता दे रहा है कि अंतरा अलिंद भीति नाम होता है, ठीक है। दायां बायां जो है वो एक ही जो कोष्ठक है उस कोष्ठक का नाम है, तो हम क्या कह सकते हैं, अंतरा अलिंद भीति कह सकते हैं, एक ही हाली, ठीक है। तो अंतरा अलिंद भीति दोनों को अंतर करने वाला जो भीति होता है, वह जो अलिंद के दोनों भाग, उन दोनों भागों को अलग करने वाला, अंतर करने वाला जो भीति होता है उसे हम अंतरा अलिंद भीति कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, उस 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उस सिरा का नाम बताए जिनमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो देखिए सिरा पूछा है, तो सिरा में हम जानते हैं कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि शुद्ध रक्त का, मतलब कि ऑक्सीजनित रक्त है। तो जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो हमारा कौन सा रक्त बन जाता है, फूफूस, जब फूफूका कर क्या होता है जी, उसमें रक्त का प्रवाह होता है। तो ये हो गया। चलिए सर पूरा अच्छा से समझ में आ जाता है पूरा ट्रिक से। अब देखो 32 नंबर प्रश्न है। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो लिम्फ कहते हैं, लसिका कहते हैं, ठीक है। या हम इसे दूसरा नाम देते हैं ऊतक द्रव्य, ठीक है। सभी इन तीनों बातों को याद रखिएगा, क्योंकि मैं जब पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने गया था तो उसमें आपका पूछ दिया था ऊतक द्रव्य, ठीक है, यही परिभाषा आया था। उसमें आपका लिम्फ लसिका ऑप्शन नहीं देकर ऊतक द्रव्य जो होता है वही दिया था ऑप्शन, ठीक है। तो आप हमेशा जो एक शब्द है उसका अनेक नाम है उन्हें भी याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो लसिका होता है वो लसिका प्लाज्मा होता है, ठीक है। और उस प्लाज्मा में आपका क्या होगा जी, तो उसमें आपका आरबीसी नहीं होगा, ठीक है। मान के चलिए हम एगो खून ले लेते हैं, ठीक है। एक कटोरा में, इस कटोरा में हम रक्त लिए हैं, ठीक है। इस रक्त में क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो रेड ब्लड सेल होता है यह नहीं होता है बस, ठीक है। तो इसी दोनों को मिलाकर प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के रक्त को हम क्या कहते हैं जी, तो ऊतक द्रव कहते हैं, लिम्फ लसिका कहते हैं। पूरा अच्छा से दिमाग में बैठ गया, सही है। 33 नंबर प्रश्न, रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किस में होता है। तो देखिए रक्त का संचार सबसे ज़्यादा दबाव में धमनी में होगा। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, काहे होगा जी। तो देखिए शरीर के विभिन्न भागों में हमें क्या करना है जी, खून को पहुँचाना है। तो हृदय जो है वो जोर से पंप मारेगा तभी यहाँ जाकर शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा रक्त। तो सबसे ज़्यादा दबाव चूँकि धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त जा रहा है, तो दबाव धमनी में ही आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, धमनी होगा, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है। तो ऑब्वियसली हमने
आपको स्फेग्नोमेनोमीटर के बारे में बताया था, जो रक्त का चाप अर्थात रक्त का दाब जो धमनी में रक्तचाप किसे कहते हैं उसे समझते हैं। उसके बाद स्फेग्नोमेनोमीटर किस प्रकार से मापता है उसे समझते हैं। देखिए, रक्त का चाप मतलब कि धमनी में रक्त का दबाव क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, जब धमनी में रक्त दबाव के साथ प्रवाहित हो रहे हैं तो उसे हमें मापना है। मापने के लिए वो क्या किए, मशीन को ले लेते हैं जिसका नाम क्या है जी, स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, इसी स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या करते हैं जी, उस धमनी में जो रक्त होता है उस रक्त के दबाव को माप लेते हैं। तो सही बात है सर। यह जो 34 के 34 प्रश्न थे आपने मुझे पूरे ट्रिक के साथ याद करवा दिया, हमारे दिमाग में पूरा बैठ गया इसका उत्तर। अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है, हम अब परीक्षा को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो गया होगा। यदि प्रश्न का उत्तर याद हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।